नमस्कार, न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और दिल्ली बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। नई सरकार के गठन की तैयारियां भी जोरों पर है। सरकार और संगठन के शीर्ष लोग इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं और अभी तक जनता ये जानना चाहती है कि दिल्ली का सीएम आखिर अब कौन बनेगा। बहरहाल दिल्ली की सियासत किस तरह से बदल रही है, आगे की क्या उम्मीदें हैं, क्या रणनीति होगी और आम आदमी पार्टी अब किस राह पर जाएगी, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। दिल्ली से जुड़े सभी अपडेट्स भी आपको दिखाएंगे। बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां आतंक के खिलाफ अभियान जारी है और इस बड़े अभियान में बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और इसमें 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। बात मणिपुर की भी होगी, जहां एन बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह रही है इस इस्तीफे की, इस पर भी बात करेंगे। बात दिव्य भव्य महाकुंभ की भी होगी, लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस। दिल्ली में अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर टिकी सभी की निगाहें। राजनिवास में कुछ भाजपा विधायकों ने लगाई हाजिरी। आतिशी का हुआ इस्तीफा, नए चेहरे के शपथ लेने तक संभालेंगी दिल्ली का कामकाज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को किया ढेर। 2 जवान भी हुए शहीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अदम्य साहस के लिए सुरक्षा बलों को दी बधाई। कहा, अगले साल 31 मार्च तक नक्सलवाद जड़ से होगा खत्म। एन बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंपा त्यागपत्र। दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ की थी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षार्थियों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। एक नए और जीवंत प्रारूप में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तनाव मुक्त परीक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले 8 दिलचस्प एपिसोड इसमें शामिल। और प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर होंगे रवाना। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस दौर में होगी, यानी कि दूसरी बार के कार्यकाल में पहली मुलाकात। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में चुनावी नतीजों के बाद आखिर किस तरह से सियासत बदली है और इनके क्या असर है, क्या है इसके मायने। चुनावी नतीजों के बाद राजनीति का सारा केंद्र अब राजनिवास पर टिक गया है। कल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आम आदमी पार्टी के लोग कार्यवाहक मुख्यमंत्री बताया करते थे, आपको याद होगा। लेकिन चुनाव के बाद तो सीएम केजरीवाल बनेंगे ऐसा सोचना था, लेकिन करारी हार के बाद आतिशी अब कार्यवाहक सीएम ही रह गई हैं। दिल्ली में सियासी हलचल तेज है, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के राजनिवास में प्रवेश करने वाली मुख्यमंत्री आतिशी वापस लौटते ही कार्यकारी मुख्यमंत्री बन गई। वे इस बार कालकाजी विधानसभा से निर्वाचित हुई हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दिया है, जिसके बाद उपराज्यपाल ने नई सरकार के गठन तक उन्हें पद पर बने रहने को कहा है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता में लौटी है। वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस इस चुनाव में भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वे विपक्ष में बैठकर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। इस समय पर हम लोग ये जनादेश एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो ह्यूमिलिटी के साथ जो दिल्ली की जनता ने दिया। वी विल इंश्योर कि हमें कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम करें, बाकी की बात बाद में होगी।
दिल्ली में चुनावी नतीजों के बाद राजनीति का सारा केंद्र अब राजनिवास पर टिक गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। वहीं भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों का राजनिवास में हाजिरी लगाने का क्रम भी जारी है, जिसे वे शिष्टाचार मुलाकात बताकर एक रस्म निभा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पंडित ये भली भांति जानते हैं कि राजनिवास के सर्वे सर्वा से मुलाकात शिष्टाचार से कहीं आगे होती है। Just a courtesy meeting with the Honorable LG, that's all, nothing else. Nothing else. इस बीच दिल्ली में इंडी गठबंधन के एक साथ नहीं लड़ने को लेकर भी सिर फुटोव्वल सामने आई है। गठबंधन के नेताओं ने समन्वय नहीं होने पर एक दूसरे पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है मैं उससे सहमत हूँ, हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। इंडिया अलायंस वाज अ सेंट्रल आइडिया। वो एक था कि केंद्र में हम एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं के लिए हमने उसका गठन किया था। तब भी लोगों को पता था, सारी पार्टियों को, राज्यों में कई बार हम एक दूसरे के सामने होंगे। केरल, वेस्ट बंगाल। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत का जश्न दूसरे दिन और अन्य राज्यों में भी जारी रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा की जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ जलेबी बनाई और बांटी। वहीं हैदराबाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के विजयी होने पर नामपल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जश्न का माहौल है और बीजेपी के विधायकों की बैठकों का दौर भी जारी है। नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के साथ ही नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकार गठन को लेकर अहम बैठक की। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। इनके अलावा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी विजयंत पांडा समेत दिल्ली के कुछ अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी को औपचारिक पत्र लिखकर नवनिर्वाचित भाजपा के 48 विधायकों सहित दिल्ली के सांसदों के साथ एलजी से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई। इसमें नवनिर्वाचित विधायकों का परंपरागत ढोल बाजे से जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद अब प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर जो जीते हुए जो 48 जो विधायक हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और विधायकों का आना लगातार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा यहाँ पर सजावट की गई है, पूरे कार्यालय को सजाया गया है और यहाँ पर जिस तरीके से आप देखिए परंपरागत जो बैंड बाजा है उसकी धुन से यहाँ पर जो है स्वागत जो है वो किया जा रहा है। ये पहाड़ी ये बैंड है, पाइप बैंड है, यहाँ पर बैक पाइपर यहाँ पर है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये धुन जो है वो बजाई जा रही है और लगातार जो है वो स्वागत जो है जो विधायक यहाँ पर आ रहे हैं उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों से परिचय व विधानसभा में विकास के रोड मैप पर चर्चा हुई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी विजयंत पांडा एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहे। आज उन वादों को पूरा करने के लिए ये पहला कदम है कि सभी विधायकों से दिल्ली के हमारे सभी बड़े नेता और सांसद बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं। उनके बीच में तालमेल हो और अगले 1 महीने के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाए। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों के साथ बैठक की और सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ काम करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में आपकी हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं और पार्टी की हार की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी भाजपा की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे
भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी हुई है। भाजपा ने 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटों पर शानदार जीत हासिल की, जबकि आप 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। ब्यूरो इनपुट के साथ मुकेश शुक्ला, अजीत द्विवेदी, निशांत राय और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली की सियासत पर पिछले काफी समय से लगातार चर्चा हो रही थी। चुनाव में तमाम चर्चा गर्म रही और अब फिर ये चर्चा गर्म है कि आखिर दिल्ली की जो सियासत है वो किस करवट बदलेगी, नया नेतृत्व, नई नीति आखिर किस ओर जाएगी दिल्ली। और यही आज हमारे विशेष का विषय भी है, दिल्ली नया नेतृत्व नई नीति। दिल्ली नया नेतृत्व नई नीति, और किस तरह से ये नया नेतृत्व है नई नीति के साथ दिल्ली में नया बदलाव लेकर आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और क्या होगी आगे की बदली हुई रणनीति, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी की बात हो, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली नया नेतृत्व नई नीति, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। परविंदर सिंह सेठी जी को मैं देख पा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के समर्थक है, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और मैं देख पा रहा हूं समीर चौगांवकर जी को, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। और हमारे जो संवाददाता हैं अमरेंद्र गुप्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अमरेंद्र, सबसे पहले आपसे ताजा अपडेट्स जानना चाहेंगे। लगातार जो है वो बैठकों का दौर जारी है, क्या जानकारी आप हमको देंगे किस तरह से, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि नई सरकार के गठन को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, कौन सीएम बनेगा, इन सारे बहुत सारे सवाल जो है वो आम लोगों के जहन में है। निखिल, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 सालों बाद प्रचंड बहुमत पाया है और अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसमें एक बड़ी बैठक आज सुबह जो हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक अहम बैठक हुई। और उसके बाद शाम को 6 बजे से लगातार जो दिल्ली विधानसभा के लिए चुने गए जो 48 विधायक हैं, उनको पार्टी कार्यालय, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बुलाया गया और लोकसभा बार जो है सभी विधायकों को बुलाया गया और एक एक लोकसभा वार जो है वहां पे लोकसभा सांसद, उस लोकसभा के और उस क्षेत्र के जो विधायक है उनकी अलग एक बैठक हुई। और उसमें जो है जो पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है बीएल संतोष और दिल्ली चुनाव के जो प्रभारी सांसद बैजंत पांडा के साथ सह प्रभारी जो है अलका गुजर के साथ तमाम बड़े अधिकारी जो संगठन के मौजूद थे और बाकायदा जो सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनसे वो रोड मैप के साथ बुलाया गया था कि जो प्रधानमंत्री की नीति है और जो नीयत है और जिसको लेकर जनता के साथ प्रधानमंत्री ने वादा किया है, तो उसमें कहीं भी कोई चूक ना हो और हम पहले दिन से लगातार काम करना प्रारंभ करें। तो किस तरह के वो रोड मैप होंगे उसको लेकर सभी विधायकों को बुलाया गया और सभी विधायकों का जो लोकसभा सांसद है और जो संगठन के पदाधिकारी उनके साथ बाकायदा परिचय हुआ, फोटो सेशन हुआ और हर विधायक से इंडिविजुअली वो रोड मैप पर बात की गई कि किस तरह के विजन है। जैसे मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले कई विधायकों से विस्तार से बात की, जिसमें विजयवासन से जो विधायक हैं कैलाश गहलोत, चाहे मैं पटपर्गन से रविंद्र नेगी, इसके अलावा रेखा गुप्ता जी शालीमार से या उत्तम नगर के विधायक, सभी से बात की। वो बाकायदा एक रोड मैप के साथ पहुंचे हुए थे। वो पॉइंटर से दो उन्होंने पूरे एक महीने में, यानी कि सरकार बनने के एक महीने बाद वो कौन से रोड मैप होंगे जिस पर काम करेंगे, वो भी उन्होंने उनको संज्ञान में दिया कि हम इस पर काम करेंगे। और उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि लगातार सरकार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के विकास की बात की जाएगी, दिल्ली के डेवलपमेंट में जो विधायकों की भूमिका होगी उस पर बात की जाएगी और पारदर्शिता तरीके से विकास किया जाएगा। ये मूल मंत्र था। देखिए, और मेरे साथ जो है नए नेता का चुनाव, नए नेता के चुनाव, इस बैठक में कमल जी सहरावत जी मेरे साथ है, लोकसभा सांसद जो बैठक में थी और मेरे साथ है। मैम, एक बड़ी कवायद जिस तरह से 48 विधायक और अलग अलग बैठक हुई, क्या विजन के साथ चर्चा हुई और आगे क्या रोड मैप है? देखिए, हमारी बैठक होना हमारे संगठन का रूटीन का काम है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक और अपने कार्यकर्ताओं को एक अनुशासन में हम सब रहते हैं, इसलिए जानी जाती है। तो ये हमारी रूटीन बैठक है जो हम सब ने की है और सब लोग जो कि बहुत बिजी रहे तो एक बार फुर्सत से चाय पे बैठना जरूरी भी था। अच्छा, 48 विधायकों को बुलाया गया, रोड मैप के साथ बुलाया गया, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का विजन था, तो किस तरह के रोड मैप के साथ, डेवलपमेंट के रोड मैप के साथ सभी विधायक आए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल से भारत में प्रधानमंत्री जी के रूप में काम कर रहे हैं।
इधर 10 साल अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी दिल्ली में काम कर रही थी। दिल्ली की जनता ने दोनों के काम के अंदर डिफरेंस को देखा, एनालाइज किया। एक तरफ 11वें नंबर से 5वें नंबर की तरफ जाता हुआ भारत, हर वर्ग को सोशल वेलफेयर स्कीम देता हुआ भारत, विदेशों में भी अपनी साख बनाता हुआ भारत, और इधर दिल्ली में गली नाली सड़क नहीं, घर के सामने सीवर बह रहा है, कोई सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं, बल्कि जो ऊपर से मिल रही थी आयुष्मान, पीएम अंशुरी, उनको भी दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। तो ये जो दोनों का रहा, उसके डिफरेंस पे ही हमें वोट मिला है। और सब विधायकों और पार्टी के हर कार्यकर्ता का अब हम जिम्मेवारी है कि जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि जनता ने जो हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है, वो मैंडेट हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ठीक है, और मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद करते हुए यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हर बीतते हुए दिन आपको अपने दिए हुए आशीर्वाद पर गर्व होगा कि आपने सही पार्टी को चुना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन में दिल्ली विकसित दिल्ली राजधानी बनेगी। बहुत बड़ी बात कही कमलजीत ने कि हर बीतते दिन आपको ये विश्वास होगा कि आपने सही सरकार को चुना है और विकसित जो दिल्ली की तस्वीर है बहुत जल्दी सामने होगी। निखिल जी 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 चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और कमलजीत सहरावत का भी बहुत शुक्रिया आपके साथ जुड़ने के लिए। उन्होंने हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी, जो आपके जरिए बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका अमृत। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कौशल कांत जी सीधे आपके पास आएंगे, क्योंकि अब तो जिसको कहते हैं कि जीत के बाद शुरुआत तो आप लोगों से ही होनी चाहिए। तो क्योंकि अब जब हम बात करते हैं कि नया नेतृत्व, नई नीति, तो उस पर अब सारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आ गई है। क्या नई नीति होगी? जिस तरह से अभी हमारे जो संवाददाता बता रहे थे कि ये एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है दिल्ली में, किस नई रणनीति के साथ आप लोग ये बदलाव करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, रणनीति का यह है कि जो हमारे घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं उसको धरातल पे कैसे उतारा जाए और कितनी जल्दी से उतारा जाए। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है और दिल्ली कहीं न कहीं उस स्पीड से थोड़ा पीछे रह गया था, तो उसको उस स्पीड में ले जाकर के सबसे आगे ले जाना, क्योंकि दिल्ली हमारे भारतवर्ष की राजधानी है। और जो बार बार कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है, एक पानी की समस्या, एक जमुना की बात की गई और एक प्रदूषण की बात की गई, तो हमारे लिए, और सड़कें, ये 4 चीजें मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और सबका मिल करके यही मानना है कि जो वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं उसको टाइम बाउंड तरीके से डिलीवरी करना। जीत बहुत बड़ी होती है और बहुत बड़ी जीत बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाती है, और उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उसको धरातल पर उतारना हमारी आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और हम चाहते हैं कि हम जनता की आंखों में, जनता की अदालत में जो वादे किए हैं उसको पूरे कर सकें, जिससे कि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, दिल्ली में भी मिलता रहे। और जैसे कहा जाता है कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, उस गारंटी की डिलीवरी पर सबको लग करके दिल्ली का विकास करना है। आज हमारी सिर्फ और सिर्फ यही एक प्राथमिकता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपका कौन अगला सीएम होगा। इस विषय पर भी बात करेंगे, आगे आएंगे, लेकिन परविंदर सिंह सेठी जी के पास जाएंगे। परविंदर सिंह सेठी, अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? बदली हुई 22 सीटों के साथ सिमट गए, इतना बड़ा नुकसान आप लोगों को, क्या जब आप लोग बार बार कहते हैं कि हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे कि आखिर चूक कहाँ से हुई, और एक आप लोगों के तमाम नेताओं के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें है कि एक जिसको कहते हैं कि जो विपक्ष की भूमिका होती है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, वो निभाने के लिए, तो सीधा अगर पूछा जाए तो जो बीजेपी के का एजेंडा होगा, कम से कम विकास को लेकर के, उसका साथ देने वाले आप लोग? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हाथ जोड़ के, सर झुका के उसका सम्मान करा जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को इस प्रचंड जीत की मुबारकबाद भी देता हूं। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा करा है, जो बिजली और पानी फ्री, जो सुविधाएं पहले दी जा रही थी उनको कंटिन्यू करने की, और जो उनके वादे थे जमुना को साफ करने के, कूड़े के पहाड़ को हटाने के, उसके लिए जो आम आदमी पार्टी है वो प्रतिबद्ध है कि दिल्ली की जनता के प्रोग्रेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी काम भारतीय जनता पार्टी करेगी उसका जो एज ए विपक्ष के तौर पे उसका साथ दिया जाएगा। और
किसी भी राजनीति में, किसी भी प्रदेश हो चाहे देश की राजनीति हो, उसके अंदर विपक्ष का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस रोल को अदा करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, उस रोल को अदा करने के लिए आप लोग तैयार हैं। ये जो आपने कहा कि जो फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारी चीजें होंगी, ये आप लोग सुनिश्चित करेंगे क्या? जब सीएजी की रिपोर्ट जो पेश होने की बात हो रही है कि जो पहला सत्र आएगा सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी, सत्ता पक्ष का साथ देंगे? नहीं, जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मामले हैं उनकी जांच होगी तो क्या खुलकर साथ देंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो सच्चाई की लड़ाई है, जो सच की बात है, उसके लिए हमेशा आम आदमी पार्टी खड़ी रही है। और मैं समझता हूँ कि हर राजनीतिक व्यक्ति को सच्चाई की लड़ाई के लिए और जनता की सुविधाओं के लिए और उनके मुद्दों के लिए हमेशा खड़ा जनता की रहना सुविधाओं की बात तो ठीक है, ये एक तरह से जो सियासी बातें हैं वो सब तो मुझे लगता है कि सभी लोग कह रहे हैं, आप लोग भी तमाम इस चुनाव से पहले भी कहते रहे। सीधा ये है, सीएजी की रिपोर्ट आने जा रही है, जैसे ही सत्र का पहला दिन होगा, क्या साथ देने वाली है आम आदमी पार्टी इस पर? नहीं, बिल्कुल साथ देने वाली है। जो देखिए, रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट तो आएगी ना, उसको कोई उसमें कोई अड़चन थोड़ी पैदा करने वाला है। ठीक है, ठीक है। समीर चौगाकर जी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये जब बार बार कहा जा रहा है कि सकारात्मक राजनीति करेंगे, किस तरह से बदलाव आप देख रहे हैं दिल्ली में? देखिए, मुझे लगता है कि इतने लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी है। शीला दीक्षित का 15 साल का कार्यकाल रहा, अरविंद केजरीवाल का लगभग 2 टर्म और एक 2013 का टर्म पकड़ ले, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी पूर्ण बहुमत के साथ। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हो गया, जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया है, तो मुझे लग रहा है कि जो वादे प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्रों में कहा है, जो 3 किश्तों में संकल्प पत्र निकाला था, उन सब वादों पर भारतीय जनता पार्टी को खरा उतरना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है, तो मुझे लग रहा है कि उसके अंदर बहुत से वादे हैं, जिसके अंदर यमुना सफाई का सबसे बड़ा वादा है, जहां पर एक रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इसके अलावा सड़कों की व्यवस्था है, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, वहां पर 500 रुपए में सिलेंडर देने का है, 25 रुपए महिलाओं को देने का है। तो मुझे लगता है अटल अन्न योजना है कि 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। तो काम बहुत है भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए। तो काम बहुत है, और इस वक्त जो विश्लेषण हो रहा है समीर जी, वो भी आप देख रहे हैं कि लगातार विश्लेषण भी इस बात का हो रहा है। अगर आपके लिहाज से पूछा जाए, आप कैसे समझते हैं आम आदमी पार्टी की हार की प्रमुख वजह? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी था, यानी नेगेटिव वोट था अगेंस्ट बीजेपी, या फिर बीजेपी की जो एक सामाजिक समीकरण बनाने की जो पूरी रणनीति थी, जो पिछले काफी समय से वो लोग लगे हुए थे, उनको पॉजिटिव वोट था, या फिर 50-50? कैसे देखते हैं इसको? क्या मुझे लगता है ये एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जो 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल को इतना प्रचंड बहुमत मिला कि 2015 में अरविंद केजरीवाल को 67 सीट मिलती है, फिर 62 सीट्स मिलती है 2020 के अंदर। इस 5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से लिकर के शॉप्स ज्यादा खोलकर शराब घोटाले के मामले में जेल गए, जेल जाने के बाद भी वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते, उनके उप मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं, सारे बड़े नेता जेल चले जाते हैं। इसके अलावा शीश महल में जिस तरीके से पैसा किया, जो अरविंद केजरीवाल की छवि से सूट नहीं करता है कि आप 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लेकर जेब में लगकर चलने वाला व्यक्ति एक शीश महल में अगर रहेगा, 45 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया, और आपने कई मुद्दों पर यमुना सफाई नहीं की, उसको आपने बहुत हल्के से लिया, तो जनता को लगा कि अब अरविंद केजरीवाल सिर्फ केंद्र सरकार से लड़ते रहते हैं, एलजी से लड़ते रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि जहां केंद्र की सरकार और प्रदेश में उन्हीं की सरकार दी जाए। यह भयंकर जमीनी स्तर पर नाराजगी थी, यही कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव आ रहे, मनीष सिसोदिया आ रहे, लगभग सारे मंत्री 3 मंत्री को छोड़कर चुनाव आ रहे, सौरभ भारद्वाज आ रहे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत नाराजगी का रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा जमीनी स्तर पर, कि अरविंद केजरीवाल जो डिलीवर नहीं कर पाए, सिर्फ बात करते रहे, भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करेगी। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक दिल्ली के अंदर शासन करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक भी कोई बहुत ज्यादा टूटा नहीं है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1.5-2% से कम भी वोट बैंक मिला है उनको, तो एक वोट बैंक आम आदमी पार्टी का है। अब भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है जन समर्थन, उसको वो कहां लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद। जी परविंदर जी, मैं चाहता हूं बहुत जल्दी से आप इस बात का जवाब दें, क्या रणनीति आप लोग बदलेंगे? जिस तरह से ये आरोप लगते थे, हिट एंड रन, शूट एंड स्कूट, आरोप लगाया भाग गए, झूठ बोलते हुए स्क्रीन पर पकड़े जा रहे, ये कम से कम अब बंद होगा? एक सियासत बदलेंगे, रणनीति बदलेगी? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब किसी भी राजनीतिक पार्टी की हार होती है, जनता का समर्थन नहीं मिलता, तो उसको आत्ममंथन करने की
आवश्यकता होती है और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। अपनी गलतियों को जो उन्होंने करी हैं उनको रिवाइव करने की और उनको सुधारने की और आगे की रणनीति बनाने की कि आगे हम दोबारा सत्ता में किस प्रकार आए, हमें अपना आचार व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। ये आत्ममंथन करने की आवश्यकता और उस पर जरूर आखिरी सवाल आपका पॉइंट में समझ गया। देखने की बात होगी। कौशलकांत मिश्रा जी, जब बात विकास की हो रही है, कहीं बदले की सियासत में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, कि ये बदले की सियासत तक तो नहीं आ जाएगा? निखिल जी, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा सा चाहूंगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी वर्ड होता है जी, वो तब होता है जब आप सेटिस्फाई होते हैं और फिर सरकार चेंज करते हैं, उसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी मेरे हिसाब से नहीं थी। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली की आम आदमी को ठगने की कोशिश की थी, वो दिल्ली के ठग की तरह से जिस तरह से झूठ बोलते थे, हर चीज में वो झूठ बोलते थे। अभी चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कहा था कि 15 लोगों को या 16 लोगों को 15 करोड़ की कॉल आई थी, वो अब गायब हो गया। तो इस तरीके का जो आपने कहा हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स करते थे, ये जनता का विरोध उसके खिलाफ था। एक तरफ 2014 के बाद से माननीय नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल था, दूसरी तरफ इसी दौरान पिछले 11 साल में दिल्ली में एक ठग वाला झूठ का मॉडल था। दोनों को जनता ने कंपेयर किया और अरविंद केजरीवाल को नकारा। उन्हें यह बताया कि दिल्ली की जनता विजिलेंट है, देख रही है कि आपको पूरा शासन देने के बाद भी जिस तरह से आपको शीश महल बनवाना होता तो आप नहीं कहते हैं कि केंद्र रोक रही है, लेकिन गरीब का झोपड़ा बनाना होता तो केंद्र रोक रही होती। केंद्र की लाभार्थी योजना है, चाहे प्राइम मिनिस्टर की गृह योजना हो, चाहे नल से जल योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे कोई भी योजना जो पूरे देश में लागू है, उसको जानबूझ करके दिल्ली वालों की डिलीवरी के लिए रोकना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन था। और एक तरफ झूठ का मॉडल था, दूसरी तरफ विकास का मॉडल था। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी हारे हैं। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी नहीं हारे हैं, आम आदमी पार्टी की आत्मा बसती थी अरविंद केजरीवाल में, मनीष सिसोदिया में, जो भी इनके जो मेन लीडर थे वो सब हार गए हैं। जो ये बताता है कि दिल्ली की जनता की नजरों में उनका झूठ पकड़ा गया। झूठ ही नहीं, दिल्ली की जनता ने उनको सजा दी है जी, अपने इस तरह से दिल्ली को ठगने के लिए। ठीक है, चलिए अभी देखने की बात होगी कि आप लोग कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता अब जो है आप ही लोगों पर वो उसने भरोसा जताया है, तो उम्मीद आप लोगों से ये की जाएगी कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिलहाल डॉक्टर कौशलकांत बहुत शुक्रिया, परविंदर सिंह जी बहुत शुक्रिया, और समीर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे कि किस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ एक जो अभियान चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, एक और नजीर उसकी देखने को मिली है। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा अभियान, देखिए हमारी खबर ब्रेक के बाद। में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 31 वर्दीधारी नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इसमें 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इस मुठभेड़ में एक डीआरजी और एक एसटीएफ के जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों पर कसी नकेल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 से ज्यादा नक्सली ढेर। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। सरकार का मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर एक ऑपरेशन में 30 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान घायल भी हुए हैं। यह मुठभेड़ बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई। इस ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के 1000 जवानों की संयुक्त टीम शामिल हुई। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जिसमें AK-47, SLR, इंसास राइफल, 303, BGA लॉन्चर और विस्फोटक पदार्थ शामिल हैं। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर और माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BGA लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी और एसटीएफ का कुल 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवान का इलाज रायपुर में जारी है। उनकी स्थिति सामान्य एवं खतरा से बाहर है। मुठभेड़ के दौरान एक डीआरजी और एक एसटीएफ कुल 2 जवान नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया है। यह देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। साथ ही पुनः यह संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश के नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीजें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को पिछले साल से बड़ी कामयाबी मिल रही है। राज्य में इस साल अब तक 81 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 65 बस्तर संभाग में ढेर हुए हैं। इसमें बीजापुर सहित 7 जिले शामिल हैं, जबकि 2024 में अलग अलग मुठभेड़ों में जवानों ने 219 नक्सलियों को ढेर किया था। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमेश पटेल इस वक्त जुड़े हुए हैं रायपुर से। उनसे बातचीत करेंगे। बीजापुर से दरअसल जुड़े हुए हैं। सोमेश, किस तरह से ये पूरा अभियान चलाया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा है, अब अमित शाह ने एक बार फिर से कहा है कि 31 मार्च 2026 ये एक तरह से डेडलाइन अब दे दी गई है और तब तक जो नक्सलवाद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। कितना बड़ा ये ऑपरेशन और किस तरह से इसको देखते हैं कि ये ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित हो रहा है, जिस तरह से बीजापुर में एक बड़ा ऑपरेशन फिर से चलाया गया? मैं आपको सबसे पहले एक बड़ी खबर बता दूं। सवेरे से चल रही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और सुरक्षा बलों के जवानों ने 31 नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया है, जिसमें 11 महिला और 20 पुरुष शामिल है।
मैं पूरा इनकाउंटर के बारे में आपको समझाना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ का बीजापुर इलाका जो नेशनल पार्क इलाका है, नक्सलियों का सबसे महफूज इलाका माना जाता है। माने सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जब मुठभेड़ होती है तो नक्सली छुपने के लिए इन्हीं महफूज इलाकों का इस्तेमाल करते हैं और इस इलाके में छुपकर सुरक्षा बलों के जवानों के साथ छुपकर निशाना लगाते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जो सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली है, इस सफलता में 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है। मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में जिस तरह से सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें 200 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ था और 1 जनवरी 2025 से लेकर आज यानी 9 फरवरी 2025 तक 81 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। जो 81 नक्सली जो मारे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बस्तर इलाके के हैं, जिसमें 65 नक्सली सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। दूसरी तरफ मैं बात करूं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पे कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, तो जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर, अबुझमाड़ इलाके में घुसकर, जो महफूज इलाका माना जाता था नक्सलियों को, उस इलाकों में भी घुसकर सुरक्षा बल के जवान लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं और सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति भी चला रही है, पुनर्वास नीति के तहत सुरक्षा के बल के जवानों को साफ तौर पे जो केंद्र सरकार जी बिल्कुल लगातार ये दोहरी नीति चला रही है। एक तरफ जहां जो नक्सली हथियार उठाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बाकी के खिलाफ उनको पुनर्वास की रणनीति जो है वो अपनाई गई है, निश्चित तौर पर बेहद अच्छी है और वो सफल भी हो रही है। हम जानना चाहेंगे कि क्या मोडस ऑपरेंडी जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने अपनाई है, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी सफलताएं हाथ में लग रही हैं। 31 नक्सलियों को मार गिराना छोटी बात नहीं है। आज जिस तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चालू किया गया, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवान शामिल थे और करीबन 600 से ज्यादा जो सुरक्षा बल के जवान थे उस इलाके में, जो पार्क इलाका है फॉरेस्ट का, उस इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जब फॉरेस्ट इलाके में जब सुरक्षा बल के जवान घुसते हैं तो नकली सुरक्षा बलों के सामने फायरिंग कर देते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे सुरक्षा बल के जवान एक पोजीशन लेने के बाद फायरिंग शुरू करते हैं, जिसके बाद वहां पर 31 जो नक्सली हैं उनको सुरक्षा बल के जवान मार गिराते हैं। और जिस तरह से एक बड़ी सफलता भी सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पे कहा है और सुरक्षा बल के जवानों का हौसला भी अफजाई करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों से लगातार लोहा ले रहे हैं, उनके मार्ग में घुसकर उनका एनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और खबर मणिपुर से। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बीरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनपीएफ के 14 विधायक भी थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ए शारदा और भाजपा के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। और राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में जो उन्होंने लिखा वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि अब तक मणिपुर के लोगों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं प्रत्येक मणिपुरी के हितों की रक्षा के लिए समय पर की गई कार्रवाई, हस्तक्षेप, विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूं। तो एन बीरेन सिंह के इस्तीफे का ये जो पूरा घटनाक्रम है उनके दिल्ली से लौटने के कुछ ही घंटों के बाद हुआ। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बीरेन सिंह ने 10 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के आगामी सत्र के सिलसिले में मुख्यमंत्री सचिवालय में भाजपा नीत सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ शनिवार को बैठक भी की थी। ये बैठक विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मांग के मद्देनजर आयोजित की गई थी। और आगे बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आगे देखिए परीक्षा पे चर्चा। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी
कि एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना? पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा। और इस कार्यक्रम का 8वां संस्करण कल आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री सभी राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और रिकॉर्ड 3 करोड़ 56 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के कार्यक्रम के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो छात्रों का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा के तनाव को दूर किया जा सकता है और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनने में इससे मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों से रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। अब तक ये कार्यक्रम टाउन हॉल फॉर्मेट में आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार परीक्षा पे चर्चा बिल्कुल नए अंदाज में होगी। राजधानी दिल्ली में सुंदर नर्सरी के प्राकृतिक और शांत माहौल में प्रधानमंत्री देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7 अलग-अलग एपिसोड भी आयोजित होंगे, जिनमें परीक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं मसलन अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, रचनात्मकता और सकारात्मकता वगैरह पर चर्चा की जाएगी। जो उम्दा स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो होंगे, मेंटल हेल्थ से होंगे, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी, माइंडफुलनेस और जो हमारे पीपीसी के टॉपर्स हैं उनके साथ किए जाएंगे। तो ये कुल 7 एपिसोड्स आएंगे। ये जब पहला पीपीसी हुआ था 2018 में, तो 8 लाख स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स इससे जुड़े थे। लेकिन लोगों ने इसके वैल्यू को देखा कि कंट्री के एट द हाईएस्ट लेवल से परीक्षा पे चर्चा हो रही है, एक ऐसा विषय जिस पर हम पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करते थे, तो उसे अब पब्लिक डिस्कोर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा बना दिया है। और उसका प्रतिफल यह है कि इस वर्ष हम देख रहे हैं कि 3 करोड़ 56 लाख स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण के लिए छात्र बेहद उत्साहित हैं और उन्हें प्रधानमंत्री की प्रेरणादायी बातों को सुनने का बेसब्री से इंतजार है। माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत सहजता पूर्वक परीक्षा जैसे गूढ़ गंभीर विषय पर सारगर्भित बातों से अवगत करवा देते हैं, जिससे छात्र निडर होकर उत्साह उमंग के साथ परीक्षा उत्सव में भाग लेते हैं। उम्मीद है इस बार भी हर बार की तरह परीक्षा में भाग ले रहे बच्चों के लिए ये टॉनिक का काम करेगा। कोई भी छात्र या छात्रा हो, वो अपने जीवन के किसी न किसी पहलू पर परीक्षाओं से डरता ज़रूर है, उनसे घबराता ज़रूर है। और जब हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आते हैं और हमारे मित्र की तरह उन सभी समस्याओं का समाधान हमें बताते हैं, तो वो सारा भय, वो सारी घबराहट कहीं उड़ सी जाती है।
पीपीसी एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है जो सभी छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा के दबाव से निपटने में मदद करता है। ये अनुभव मैंने अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी किया, जहां मैंने अपना आत्मविश्वास खो ही दिया था। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों ने मुझ में आत्मविश्वास दिया और यह समझाया परीक्षा एक केवल अंक नहीं है बल्कि मानसिक शांति है और इसे हमें डट के सामना करना चाहिए। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें परीक्षाओं में मदद करता है। ये मैं इतने आत्मविश्वास से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद काफ़ी इससे प्रेरित हुआ हूँ। जब मैंने प्रधानमंत्री द्वारा लिखित एग्ज़ाम वॉरियर्स पढ़ी और उनके पिछले सत्रों को सुना तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हुआ है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस ब्रेक पर हम दोबारा जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको खबर से रूबरू करा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद अहम हैं और ऐसे में पीएम की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी और ऐसे में सभी की निगाहें इस बैठक पर भी टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। उनकी ये यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में नैतिक एआई प्रशासन और वैश्विक विनियामक ढांचे पर विशेष चर्चा होगी। एआई समिट जो है काफ़ी क्रूशल पड़ाव है इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, क्योंकि इसके रहते हम दोनों देशों के बीच में काफ़ी साझे कंसर्न है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे ग्लोबल साउथ है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डिजिटल डिवाइड ना हो या जिस तरीके से एआई के टूल्स बनाए जा रहे हैं वो सेफ हों, हमारी जो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसके मुताबिक डेटा बायस ना हो। तो ये सारे कंसर्न्स हैं वो उभर के आएंगे। उसका गवर्नेंस कैसे हो ताकि सभी देशों की सहूलियत के लिए हो, उनके फायदे के लिए हो। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के एजेंडे में रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंध प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रधानमंत्री मार्शा भी जाएंगे, जहां वे मजारगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। वे राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीयों में काफी उत्साह है। मोदी जी के अपनी पर्सोना उनका ऐसा है कि उनके स्ट्रैटेजीज, उनके जो पॉलिटिकल जो उन्होंने जो चीजें करी हैं फ्रांस के साथ में, आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। आई मीन वी आर हैप्पी विद इट। मोदी जी आए और मुमकिन हुआ एवरीथिंग। आज हम प्राउड से कह पा रहे हैं कि यस, हम मोदी के देश से हैं। एक न्यू इंडियन कॉन्सुलेट मार्सेई में बनाई जा रही है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वो और गड़ा और बहुत मजबूत होता जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे को बड़ी खुशी हो रही है। मेरे को इतनी खुशी है कि हमारी जो जितनी भी कम्युनिटी, हमारे दोस्त हैं, तुर्की लोग, अरबी लोग, सब मोदी को जानते हैं। कहते हैं आप इंडिया से हैं और मोदी मोदी करते हैं सभी लोग। पहले प्रधानमंत्री है देश के, जो सब धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं और सब धर्मों की इज्जत करते हैं और सब धर्मों को साथ लेने का काम जो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग और आव्रजन संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और नवाचार के साझा मूल्यों के साथ भारत और फ्रांस अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच संबंध
वैश्विक कूटनीति, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान की नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्ते जी। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे और उनकी टेंशन को छूमंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। पढ़ेगा इंडिया, तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है PM के साथ परीक्षा पे चर्चा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और एशिया की सबसे बड़ी 5 दिवसीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का आगाज सोमवार से बेंगलुरु में हो रहा है। इससे पहले रविवार को बेंगलुरु में आयोजित कर्टन रेजर कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत का एरोस्पेस उद्योग तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम न केवल भारत के भीतर प्रमुख प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों को डिजाइन और विकसित करने में सक्षम है, बल्कि हमने देश के भीतर एक विशाल आपूर्ति श्रृंखला भी सफलतापूर्वक स्थापित की है। Today, India's aerospace industry is advancing at a rapid pace. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, we have galvanized the entire defense sector, especially the aerospace sector, like never before. Today, we are not only capable of designing and developing major platforms and equipment within India, but we have also successfully established a vast supply chain within the country. We have taken a firm resolve to manufacture 5th generation fighter aircraft within the country. These achievements, which once seemed unimaginable, are now turning into reality. यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता देखिए हूँ। इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया?
पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब हम न्यूज़ नाइट के अंत में पहुंच चुके हैं, और लेकिन आपको जाते जाते छोड़ जाएंगे देश की कुछ अन्य प्रमुख खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना की समीक्षा की। रेल मंत्री ने स्टेशन के मॉडल और अन्य तैयारियों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं, रेलवे के बुनियादी ढांचे और आधुनिकीकरण से जुड़े विषयों पर अधिकारियों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में प्रशासन ने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। जिले के हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान की आर्थिक स्थिति में जब उत्थान आता है तो देश की व्यवस्था का उद्धार होता है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर परिचालित करने की दिशा में रविवार को मेरठ साउथ और मेरठ के शताब्दी नगर के बीच अतिरिक्त 6 किलोमीटर के सेक्शन पर ट्रायल रन आरंभ किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मोतीनगर कॉलोनी में 110 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच जिला प्रशासन ने अवैध संरचनाओं के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। बेंगलुरु में मेट्रो में सफर करना महंगा हो गया है। BMRCL ने मेट्रो रेल किराए में करीब 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है। अधिकतम किराया 60 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया गया है।